नमस्कार दोस्तों। 21 अक्टूबर के डिस्कशन का ये हमारा दूसरा पार्ट है। इस वीडियो में हम दो इश्यूज डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला है ऑफसेट पॉलिसी के डाइल्यूशन से संबंधित। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हम इन सब पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को कवर करते वक्त। सबसे पहले तो आप मुझे एक वर्ड का मतलब बता दीजिए, या फिर एक पॉलिसी का मतलब बता दीजिए। ऑफसेट पॉलिसी या फिर ऑफसेट क्लास का क्या मतलब होता है? डिफेंस प्रोक्योरमेंट में काफ़ी बार इस वर्ड का इस्तेमाल होता है, ऑफसेट क्लोज। क्या मतलब होता है इसका? देखो, ऑफसेट का लिटरल मतलब होता है कंपनसेशन, और डिफेंस प्रोक्योरमेंट में ये वर्ड किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूँ। मान लीजिए इंडिया इजराइल से कुछ मिसाइल्स परचेज कर रहा है, जिसकी टोटल वैल्यू है 100 करोड़ रुपए। अब इंडिया इजराइल को बोलेगा कि भैया देखो, हम 100 करोड़ रुपए का सामान आपसे खरीद रहे हैं। अगर यही मिसाइल हम इंडिया में प्रोड्यूस करते तो न जाने कितने लोगों को रोजगार मिलता। आप कमीशन भी खा रहे हो, मतलब जितनी आपकी लागत है उससे महंगा आप हमको दे रहे हो। आपका बीच में कमीशन भी है, फ़ायदा भी है, टेक्नोलॉजी भी आपकी धीरे धीरे डेवलप हो रही है इन मिसाइल्स को प्रोड्यूस करते वक्त। हमें कुछ तो कंपनसेशन दीजिए, हम आपसे 100 करोड़ रुपए की मिसाइल खरीद रहे हैं। तो इजराइल बोलेगा ठीक है, आप नाराज मत होइए, हम आपको थोड़ा कंपनसेशन देते हैं। इंडिया पूछता है कैसे, आप कैसे कंपनसेट करोगे? तो इजराइल बोलता है 100 करोड़ की डील है ना, 100 करोड़ की डील में से 30 करोड़ की वैल्यू का जो रॉ मटेरियल है इस मिसाइल के प्रोडक्शन में, वो हम इंडिया से प्रोक्योर करेंगे। या फिर 100 करोड़ की डील है ना, इसका 30% यानी 30 करोड़ हम इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। इससे थोड़ा तो आपको कंपनसेशन मिलेगा ना। यही सब चीज़ें होती हैं ऑफसेट क्लास में। जब कोई एक देश दूसरे देश से डिफेंस प्रोक्योरमेंट करता है ना, तो वो देश जो डिफेंस इक्विपमेंट्स को बेच रहा है वो थोड़ा कंपनसेट करने की कोशिश करता है बायर को, यानी जो देश सामान खरीद रहा है। कैसे कंपनसेट करने की कोशिश करता है? जैसे 30% सामान हम आपसे खरीदेंगे, या फिर 50% सामान आपसे खरीदेंगे, 50% डील का हम आपके देश में इन्वेस्ट करेंगे। मिसाइल की जो प्रोडक्शन है थोड़ी बहुत हम आपके देश में करेंगे, आपके प्रोफेशनल्स को हम ट्रेनिंग देंगे, हाईटेक स्किल्स प्रोवाइड करेंगे, आपके देश में हम R&D को प्रमोट करेंगे। ये सब चीज़ें शामिल होती हैं ऑफसेट क्लास में। तो इससे बायर देश को काफ़ी फायदा हो जाता है। बायर देश को इन्वेस्टमेंट मिल जाती है ऑफसेट क्लास की सहायता से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो जाती है, टेक्नोलॉजी मिल जाती है बायर कंट्री को। इसीलिए डिफेंस प्रोक्योरमेंट करने वाले देश ऑफसेट क्लास की मांग करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रखवाने की कोशिश करते हैं ऑफसेट क्लास में। बट अभी हुआ क्या है, पिछले महीने कैग की एक रिपोर्ट रखी गई थी पार्लियामेंट के सामने। उसके बाद सरकार ने क्या किया, डिफेंस प्रोक्योरमेंट में जो ऑफसेट पॉलिसी है उसे डाइल्यूट कर दिया। सरकार के सोर्सेज का ये कहना है अभी की जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है उसमें ऑफसेट क्लोज जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि काफ़ी बार जब हम दूसरे देशों से डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने लगते हैं और मांग करते हैं कि हमारे भैया तो यहाँ पे तो ये ऑफसेट पॉलिसी है, ये ऑफसेट क्लोज है, इसे आप फुलफिल कीजिए, 30% आप हमारे देश में इन्वेस्ट कीजिए या फिर यहाँ से टूल्स की सप्लाई कीजिए, तो दूसरे देश मना कर देते हैं कि नहीं, हम आपके ऑफसेट क्लोज को नहीं मानेंगे, इसलिए डील पर बात नहीं बन पाती। बट अभी सिचुएशन ये है, हमें जल्दी जल्दी प्रोक्योरमेंट करनी है, तो इसलिए ये जो ऑफसेट क्लोज है इसको हम डाइल्यूट कर रहे हैं। लेकिन राइटर ये कहते हैं ये तो गलती है। क्यों? क्योंकि एक तरफ सरकार आत्मनिर्भर भारत की बात करती है और उसके लिए ऑफसेट क्लोज काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जिस देश से हम डिफेंस इक्विपमेंट खरीद रहे हैं वो हमें टेक्नोलॉजी भी तो देगा ना। तो अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी आएगी, कल को हम वही इक्विपमेंट, वही मिसाइल इंडिया में प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो फिर आप ये ऑफसेट क्लोज क्यों डाइल्यूट कर रहे हो? इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, देखो कैग की रिपोर्ट के अनुसार ऑलरेडी जो 46 ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया ने साइन किए हुए हैं, जिनकी टोटल वैल्यू है 66,427 करोड़, मतलब इतनी इन्वेस्टमेंट इंडिया में आनी चाहिए थी 46 ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट्स के अनुसार। बट एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट आई कितनी? सिर्फ 8%। 5,000
457 करोड़। तो राइटर कहते हैं देखो ऑलरेडी जो ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट्स साइन हो चुके हैं उनको भी ठीक से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जिसको लेके इंडिया ने डील साइन की थी इस शर्त पे कि आप हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कीजिए, वो भी इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। और अब तो 28 सितंबर को गवर्नमेंट ने जो ऑफसेट पॉलिसी है वो और ज़्यादा डाइल्यूट कर दी है, मतलब और भी कम इन्वेस्टमेंट आएगी हमारे देश में डिफेंस से संबंधित, और भी कम टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र होगा। वैसे आपके मन में एक क्वेश्चन ये जरूर आया होगा कि बार बार हम बात तो कर रहे हैं ऑफसेट पॉलिसी को डाइल्यूट कर दिया गया है, आपके मन में आया होगा अरे भैया बताओ भी तो सही कौन सी कंडीशन हटाई है सरकार ने। अब देखो सरकार ने ये कंडीशन हटा दी है कि बायलैटरल डील्स अब अगर साइन होगी, मान लीजिए इंडिया की फ्रांस के साथ डील साइन हुई है राफेल खरीदने के लिए, इंडिया की रशिया के साथ डील साइन हुई है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज करने के लिए, या फिर सिंगल सेलर के साथ डील साइन होती है, समझ गए, या तो बायलैटरल डील साइन होती है या फिर सिंगल सेलर के साथ, मतलब सेलर की अगर मोनोपोली है किसी चीज़ में उस सेलर के साथ डील साइन होती है, तब ऑफसेट क्लास की आवश्यकता नहीं है। यह प्रोविजन सरकार ने अब किया है 28 सितंबर को। राइटर बोलते हैं अरे भैया क्या मजाक करते हो यार, आप ज़्यादातर जो डील साइन होती हैं वो बायलैटरल तो होती हैं और आपने बायलैटरल डील्स के लिए ऑफसेट क्लास को अब मैंडेटरी नहीं किया, ऑप्शनल कर दिया, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया है? सरकार पहले वाला आर्ग्यूमेंट तो देती ही है कि जल्दी से प्रोक्योरमेंट हो जाएगी, सरकार एक दूसरा आर्ग्यूमेंट भी देती है, सरकार बोलती है अरे भैया आप ये क्यों नहीं सोचते, कॉस्ट कम हो जाएगी ना। अगर हम किसी देश को बोलते हैं कि आप ऑफसेट क्लास साइन कीजिए हमारे साथ, तो वो महंगा देता है फिर हमें मिलिट्री इक्विपमेंट, वो बोलता है कि देखो हम आपको टेक्नोलॉजी भी दे रहे हैं तो ये मिसाइल हम आपको 100 करोड़ की नहीं देंगे, 120 करोड़ की देंगे। तो सरकार का कहना है अगर ऑफसेट क्लॉज नहीं होगा तो कॉस्ट कम हो जाएगी ना, फिर हमें कोई मिसाइल कोई डिफेंस इक्विपमेंट सस्ता मिलेगा। बट इसके जवाब में एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं आप ना शॉर्ट टर्म का सोचते हो हमेशा, आप लॉन्ग टर्म का सोचिए। लॉन्ग टर्म में क्या फ़ायदा होगा, हमें टेक्नोलॉजी मिलेगी तो हमारे देश में प्रोडक्शन होगी, न जाने कितनी जॉब्स जनरेट होंगी, हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे चीज़ों को। आप लॉन्ग टर्म नहीं सोचते, सिर्फ शॉर्ट टर्म सोचते हो। फिर राइटर एरोस्पेस इंडस्ट्री का एग्जाम्पल भी देते हैं। जैसे देखो ग्लोबल सिविलियन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, ये कोई बहुत बड़ी एंटिटी नहीं है, मतलब छोटी मछली है, लाइट वेट है। एक प्रोजेक्ट है नेशनल सिविल एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट, इस प्रोजेक्ट को भी कंप्लीट नहीं किया जा सका अच्छे से, लेकिन बावजूद इसके 2005 में जब ऑफसेट पॉलिसी आई तो चीज़ें चेंज होना स्टार्ट हो गई। एरोस्पेस इंडस्ट्री में हमारे देश में काफ़ी इन्वेस्टमेंट आई और एरोस्पेस इंडस्ट्री में हमारे देश में प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा होने लगा। प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होने लगा तो इंडिया एरोस्पेस इंडस्ट्री में एक्सपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा करने लगा। जैसे यहाँ पर देखो एग्जाम्पल दिया जाता है, ऑफसेट क्लास का फ़ायदा ये हुआ कि 2005 में एरोस्पेस इंडस्ट्री से संबंधित एक्सपोर्ट इंडिया करता था सिर्फ $62.5 मिलियन से, जो कि 2014 में बढ़ के हो गया $6.7 बिलियन से। एरोस्पेस इंडस्ट्री में ऑफसेट क्लास से काफ़ी फ़ायदा हुआ, इंडिया वर्ल्ड के टॉप 10 एरोस्पेस एक्सपोर्टर्स में शामिल हो गया। बट ये सक्सेस कुछ ही समय तक चल सकी, क्यों? क्योंकि सरकार ने ऑफसेट पॉलिसी को डाइल्यूट कर दिया। पहले कंडीशन ये हुआ करती थी कोई भी डील 300 करोड़ से ज़्यादा की है तो उस पर ऑफसेट क्लोज लागू होगा, लेकिन बाद में 2016 में सरकार ने इसे इंक्रीज करके कर दिया 2000 करोड़। तो एक्सपोर्ट जो है एरोस्पेस इंडस्ट्री का वो घट गया, 2019 में आ गया $1.5 बिलियन से। राइटर कहते हैं 2005 में जो ये ऑफसेट क्लास आया था ना हमारी डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में, इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ। बेंगलुरु के आसपास काफ़ी सारी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज इस्टाब्लिश हुई एरोस्पेस से संबंधित। लेकिन 2016 में जो ये ऑफसेट पॉलिसी डाइल्यूट हुई तो पुरानी जो सक्सेस थी वो ख़त्म हो गई। मतलब पहले हम एक्सपोर्ट ज़्यादा किया करते थे, एक्सपोर्ट कम हो गया और एरोस्पेस इंडस्ट्री से संबंधित प्रोडक्शन भी हमारे देश में कम हो गया। तो हमें इस एग्जाम्पल से सीखना चाहिए कि कैसे एरोस्पेस इंडस्ट्री को काफ़ी फ़ायदा हुआ ऑफसेट क्लास की वजह से,
उसी प्रकार से ऑफसेट क्लास की वजह से डिफेंस प्रोडक्शन को भी फायदा होगा, इसलिए सरकार को नहीं डाइल्यूट करना चाहिए ऑफसेट क्लास। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया में इनोवेशन पर फोकस से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में आर्टिकल में कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी लेड इनोवेशन के लिए इंडिया एक फर्टाइल ग्राउंड है। इंडिया कई मायनों में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है। जैसे देखो, इंटरनेट यूज़ करने वाले लोगों की संख्या इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। अभी फ़िलहाल 700 मिलियन यूजर्स हैं इंटरनेट के हमारे देश में, और 2025 आते आते इंटरनेट यूजर्स की संख्या बढ़कर हो जाएगी 974 मिलियन। जैम ट्रिनिटी यानी जन धन आधार मोबाइल, जैम ट्रिनिटी के यूजर्स की संख्या भी अच्छी खासी है। 404 मिलियन लोगों के पास जन धन बैंक अकाउंट्स हैं, 1.2 बिलियन लोगों के पास आधार कार्ड हैं, और 1.2 बिलियन मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं। और देखो, पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया की जीडीपी में हम 2035 आते आते $957 बिलियन ऐड कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से। इंडिया में देखो, सरकार इनोवेशन पे काफ़ी फोकस कर रही है और इसके लिए बहुत से स्टेप्स भी उठाए हैं, जैसे क्रॉस डिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन से संबंधित, रेगुलेशन से संबंधित, फंड्स अवेलेबिलिटी से संबंधित। इसके बाद देखो, राइटर ये बोलते हैं, मिस्टर लियोनार्ड रेड ने एक फेमस ऐसे लिखा था, आई पेंसिल। इस ऐसे में लियोनार्ड रेड बताते हैं कि कैसे विभिन्न लोग, विभिन्न कंपनीज आपस में मिलकर काम करती हैं, कोलैबोरेट करती हैं एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। अब देखो, एक छोटी सी पेंसिल है, छोटी सी पेंसिल की प्रोडक्शन करनी है तो कितने लोग आपस में कोलैबोरेट करते हैं। पेड़ काटने से लेके ग्राफाइट की माइनिंग से संबंधित, फैक्ट्रीज में काम करना, मार्केटिंग, डिजाइनिंग, मैनेजिंग, न जाने कितने सारे लोग, कंपनीज एक साथ काम करती हैं, तब जाके एक पेंसिल प्रोड्यूस होती हैं। इसके बाद राइटर ये भी बोलते हैं, देखो, इनोवेशन लाने के लिए रिस्क कैपिटल की आवश्यकता होती है। बहुत बार क्या होता है, जब कोई कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करती है किसी पर्पज़ के साथ, तो उनका पर्पज़ तो सर्व नहीं होता, लेकिन रिसर्च में कुछ ऐसी चीज़ निकल के आती है जिनसे उनको बहुत फ़ायदा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शुरुआत में ट्विटर जो कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी, वो पॉडकास्ट को फाइंड आउट करने के लिए हुई थी। इंस्टाग्राम जो शुरुआत में इस्टेब्लिश हुई थी, वो एज ए साइन इन एप्लीकेशन के तौर पे इस्टेब्लिश हुई थी। लेकिन आज आपको पता है इंस्टाग्राम किस लिए फेमस है, इमेजेस शेयर होती हैं। ट्विटर जहाँ पे लोग अपनी ओपिनियन व्यक्त करते हैं, फॉलोअर होते हैं। उसी प्रकार से जो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है, ये योग हर्ट इंडस्ट्री में प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए इस्टेब्लिश हुई थी, लेकिन आज क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है एज ए जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। इस बार का जो नोबेल प्राइज है केमिस्ट्री में, वो भी जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी से संबंधित मिला है, यानी क्रिस्पर से संबंधित मिला है। तो कहने का मतलब ये है, रिसर्च और डेवलपमेंट पे आप फोकस करते हो तो बहुत बार जिस पर्पस के साथ इनोवेशन की जा रही है वो पर्पस सर्व नहीं होता, लेकिन टेंजेंशियल बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। रिसर्च में कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं जिनसे बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है। अब राइटर ये बोलते हैं, इसके बाद देखो, डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत इनोवेटिव चैलेंज जो अभी आयोजित हुआ था, इसमें जो स्टार्टअप जीते हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं धीरे धीरे। उन स्टार्टअप्स के अलावा और भी काफ़ी सारे स्टार्टअप्स हैं जो अब इंडियन मार्केट को डिसरप्ट कर रहे हैं। जैसे लॉजिकली एक स्टार्टअप है, न्यूज़ डिलीवरी फीचर्स के लिए फेमस हो रहा है। मैप माई इंडिया फेमस हो रहा है इलाबरेटिव मैप्स के लिए। चिंगारी एक स्टार्टअप है जो वीडियो कम्युनिकेशन टूल्स के लिए फेमस हो रहा है। सेतु एक एप्लीकेशन है जो बैंक्स और लोगों के बीच सेतु का काम कर रहा है। इसके अलावा येलो एक एप्लीकेशन है जो नियो बैंकिंग पेमेंट्स और मनी ट्रांसफ़र सर्विसेज प्रोवाइड करती है वर्कर्स को गिग इकोनॉमी में। गिग इकोनॉमी मतलब ऐसी इकोनॉमी जिसमें परमानेंट वर्कर्स की संख्या ज़्यादा होती है। और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स राइटर के द्वारा दिए जाते हैं। निर्मयी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड थर्मल इमेजिंग पोर्टेबल टूल है जिसकी सहायता से वो महिलाएं जो ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित हैं, उन महिलाओं में जल्दी ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट किया जा सकता है। तो इससे देखो कितना फ़ायदा होगा। मतलब वो महिलाएं जो ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित होती हैं, उन्हें बाद में पता लगता है ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो काफ़ी महिलाओं की जान बचाई जा सकती है। क्योर डॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टूल है,
ये रूरल इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस की समस्या को एड्रेस करता है। अब कोविड-19 की समस्या को एड्रेस करेगा। ग्रामोफोन एक एप्लीकेशन है जो मंडी से संबंधित और सोयल से संबंधित, क्रॉप हेल्थ से संबंधित इंफॉर्मेशन किसानों को देता है। वर्नाकुलर डॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये वॉइस बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्ट है जो 10 इंडियन लैंग्वेजेस समझ सकता है, 160 बोलियों को समझ सकता है। काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर जो वो नहीं होते रोबोट टाइप के रिप्लाई करते हैं, बोट जिसे बोलते हैं, आपने कुछ पूछा सामने से रिप्लाई आएगा, लेकिन वो ह्यूमन बीइंग नहीं देता, वो रोबोट देता है। तो आगे से क्या होगा, आप बोल के सवाल पूछोगे और वेबसाइट पर रोबोट भी बोल के आपको रिप्लाई करेगा। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो सरकार इस बात को समझती है रिस्क कैपिटल की आवश्यकता है, इसलिए सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स चलाई हैं। ये स्कीम्स आप देख लीजिए, इंस्पायर स्कीम, रामानुजन फेलोशिप, किरण स्कीम, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन्स, अटल इनोवेटिव मिशन, बिग स्कीम, फ्यूचर स्किल्स प्राइम, स्टार्स, स्पार्क, इम्प्रेस, नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम, ये सब सरकार ने प्रोवाइड की है। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी आता है तो भी आप इन स्कीम्स के नाम एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो। ऐसे पूछ लिया जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित, तब भी इन स्कीम्स के नाम आप मेंशन कर सकते हो। इसके बाद राइटर बोलते हैं, सरकार ना सिर्फ ये स्कीम्स चलाई हैं बल्कि सरकार ने रेगुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा लिबरल कर दिया है इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए। जैसे यहाँ पर देखो, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने रिसेंटली रेगुलेटिंग क्लाउड सर्विसेज को रेगुलेट करने के लिए रिकमेंडेशंस दी, और इन रिकमेंडेशंस में सिर्फ लाइट टच रेगुलेशन की बात की गई है ताकि इंडस्ट्रीज ज़्यादा अच्छे से काम कर सकें। लास्ट में देखो ये बोला जाता है, मिस्टर वाल्टर का एक कोट है। मिस्टर वाल्टर ने कहा था, अगर साइंस में एडवांसमेंट का इस्तेमाल किया जाता है प्रैक्टिकल यूजेज में तो इसका फ़ायदा क्या होगा, ज़्यादा जॉब्स जनरेट होंगी, ज़्यादा सैलरी होंगी, कम टाइम में ज़्यादा काम किया जा सकेगा, ज़्यादा क्रॉप प्रोड्यूस होंगी, लोगों के पास ज़्यादा समय होगा मनोरंजन का, स्टडी का ज़्यादा समय होगा, सीखने का ज़्यादा समय होगा, और ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क से काम चल जाएगा, जो कि पिछले कई सदियों से मनुष्य करता आया है। इनोवेशन के पास पोटेंशियल है ऐसा फ्यूचर क्रिएट करने का जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन और हेल्थ केयर को ट्रांसफॉर्म करेगा। मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन ये कॉमर्स मार्केट को और ज़्यादा मजबूत बनाएंगी। क्लीन एनर्जी हमारी इकोनॉमी में बेहतर कंट्रीब्यूशन देंगी, मतलब क्लीन एनर्जी की वजह से इकोनॉमी बूस्ट होगी। जीन ड्राइव्स जो हैं वो काम करेंगी इन्वेसिव और हार्मफुल स्पीसीज़ को एलिमिनेट करने के लिए। जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी की सहायता से वो स्पीसीज़ जो लुप्त हो चुकी हैं उनसे रिवाइव किया जा सकेगा। क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी सहायता करेगी जल्दी प्रोसेसिंग करने के लिए। इसके अलावा वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगी कैसे हम फिजिकल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया में इनोवेशन से संबंधित, इनोवेशन पर फोकस से संबंधित। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं इस आर्टिकल में, क्योंकि देखो ये जो आर्टिकल है वो नीति आयोग के सीईओ के द्वारा लिखा गया है, अमिताभ कांत, तो वो तो सरकार की प्रशंसा करेंगे ना, इसीलिए अच्छी अच्छी बातें हैं इस आर्टिकल में। तो हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।